महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने एक बार कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक ऐसे ही पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जिसने हाल ही में काफी ध्यान खींचा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए एक नए और अहम रक्षा समझौते की। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। बिल्कुल। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये समझौता आखिर है क्या? ये अचानक क्यों सामने आया और इसके पीछे का इतिहास क्या है? और हाँ, सबसे जरूरी सवाल, भारत और इस पूरे क्षेत्र के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? हमारी आज की ये चर्चा इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक काफी विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है। हम उसी के मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, उस लेख में काफी अच्छे पॉइंट्स उठाए गए हैं। और देखिए, ये विषय न सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए अच्छा है, बल्कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल। मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, खासकर पश्चिम एशिया और भारत के पड़ोस से जुड़े सवाल तो आते ही हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। सबसे पहले ये समझौता है क्या? हुआ ये है कि हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें हम MBS के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक रक्षा समझौते पर दस्तखत किए हैं। और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी वहां मौजूद थे, जो अपने आप में एक संकेत है। हाँ, ये बात भी गौर करने वाली है। अच्छा, अब समझौते की सारी बातें तो शायद अभी बाहर नहीं आई हैं। नहीं, अभी पूरी डिटेल्स पब्लिक नहीं है। लेकिन एक क्लॉज है जिसने सबका ध्यान खींचा है। वो ये कि किसी भी देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। मतलब एनी अग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। ये सुनने में तो बहुत बड़ी बात लगती है। बहुत बड़ी बात है ये क्लॉज ही इस समझौते को असाधारण बनाता है। ये सिर्फ गहराता हुआ रक्षा सहयोग नहीं दिखाता, बल्कि इसका समय देखिए। समय मतलब ये तब हुआ है जब हाल ही में इजराइल ने कतर पर हमला किया और पूरे पश्चिम एशिया में तनाव वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अच्छा, हाँ। और शायद ये पहली बार है कि किसी बड़े अरब देश ने, मतलब सऊदी अरब ने, एक घोषित परमाणु शक्ति वाले देश यानी पाकिस्तान के साथ ऐसा औपचारिक आपसी रक्षा समझौता किया हो। परमाणु शक्ति वाला देश, हाँ, पाकिस्तान, और अरब देश सऊदी अरब, ये वाकई एक नया डेवलपमेंट है। हाँ, और ये इसलिए भी खास है क्योंकि जो पारंपरिक सिक्योरिटी गारंटर था मंत्रिका का, यानी अमेरिका, उसकी तरफ से अब वो पहले जैसी प्रतिबद्धता या निश्चितता नहीं दिख रही है। तो शायद सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए और भी विकल्प तलाश रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय का जो बयान आया है वो भी यही कहता है कि मकसद है रक्षा सहयोग बढ़ाना और किसी भी हमले के खिलाफ मिलकर खड़े होना, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे। ये तो हुई ताज़ा खबर। लेकिन अक्सर ऐसे बड़े फैसलों की जड़ें तो इतिहास में होती हैं, है ना? क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये रक्षा वाली दोस्ती नई है? नहीं, बिल्कुल नई नहीं है। ये रिश्ता तो आप कह सकते हैं 1960 के दशक से ही पनप रहा है। 60 के दशक से? हाँ, 1960 के दशक के आखिर में जब यमन में मिस्र का दखल बढ़ा और सऊदी अरब को चिंता हुई, तब पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब भेजे गए थे। अच्छा। और फिर 1979 में जो मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर कब्जे वाली घटना हुई थी, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, वो तो बहुत बड़ी घटना थी। उस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के जो स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG कमांडो थे, उन्होंने सऊदी फौजों की काफी मदद की थी। उसके बाद से दोनों देशों के सुरक्षा संस्थानों के बीच नजदीकियां और बढ़ी। तो ये तो हुआ अनौपचारिक सहयोग। इसे औपचारिक रूप कब दिया गया? इसे एक तरह से संस्थागत रूप मिला 1982 में। तब एक द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग समझौता हुआ था 1982 में। हाँ, उसके तहत फिर पाकिस्तान ने सऊदी बलों को ट्रेनिंग देना, सलाह देना, यहाँ तक कि सऊदी जमीन पर पाकिस्तानी सैनिकों की तैनाती, ये सब औपचारिक हो गया। और सऊदी अरब पाकिस्तान से हथियार भी खरीदता रहा है। पाकिस्तानी पायलट्स ने सऊदी एयरफोर्स को ट्रेनिंग भी दी है। और यहाँ एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात भी सामने आती है। एक रिटायर्ड पाकिस्तानी ब्रिगेडियर है फिरोज हसन खान, उनकी एक किताब है ईटिंग ग्रास, द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तानी बॉम्ब। हाँ, काफी चर्चित किताब है वो। उसमें उन्होंने दावा किया है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के लिए काफी उदार वित्तीय मदद दी थी, खासकर तब जब पाकिस्तान पर पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध लगे हुए थे। हाँ, ये दावा उन्होंने किया। अब ये कितना सही है इसकी पुष्टि तो मुश्किल है, पर ये दिखाता है कि रिश्ते कितने गहरे और शायद संवेदनशील भी रहे हैं। बिल्कुल। और एक और बात है,
सऊदी 2007 का एक अमेरिकी डिप्लोमेटिक केबल है जो विकीलीक्स ने लीक किया था। हाँ। उसमें कहा गया है कि रियाद में जो अमेरिकी राजनयिक थे उन्होंने वॉशिंगटन को बताया था कि उनके पाकिस्तानी काउंटरपार्ट्स ने ये आइडिया फ्लोट किया था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर परमाणु हथियार कार्यक्रम चला सकते हैं। अच्छा। केबल में यह भी लिखा था कि सऊदी खुद को और मंतिका को सुरक्षित रखना चाहते हैं, खासकर ईरान के बढ़ते असर से, और इसलिए उनका एक तरीके का प्रोटेक्टर या संरक्षक के तौर पर सामने आना लॉजिकल लगता है। बाप रे, ये सब जानकारियां तो इस रिश्ते की कई परतें खोलती हैं। इतिहास तो वाकई काफी गहरा है इनका। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने पुराने सहयोग को अब इस नए औपचारिक समझौते का जामा पहनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके असल मायने क्या हैं अब? देखिए, अगर पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो ये शायद पिछले कई दशकों में उसकी सबसे अहम औपचारिक रक्षा डील है। इसके फायदे साफ हैं, रणनीतिक भी, आर्थिक भी। पाकिस्तान इस वक्त पैसों की भारी तंगी से जूझ रहा है। हाँ, वो तो है। ऐसा? हाँ, बिल्कुल। ये उसकी विदेश नीति का एक पुराना सपना रहा है, और सऊदी अरब जैसे ताकतवर देश के साथ ये समझौता उसकी इस छवि को, उसके अंतर्राष्ट्रीय कद को मजबूत करेगा। और इसी से जुड़ी एक बात अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने भी कही। उन्होंने एक्स, पहले ट्विटर पर लिखा कि शायद अब पाकिस्तान सऊदी पैसे से अपनी जरूरत के अमेरिकी हथियार खरीद सकेगा। हाँ, ये भी एक एंगल है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि शायद आने वाला अमेरिकी प्रशासन, खासकर अगर ट्रंप वापस आते हैं, तो वो ऐसे हथियार बेचने को तैयार भी हो सकता है। ये भी एक दिलचस्प पहलू है। हाँ, ये एक संभावना है जिस पर नजर रखनी होगी। अब अगर सऊदी अरब के नजरिए से देखें तो हाँ, उनके लिए क्या है इसमें? उनके लिए ये समझौता अपनी सुरक्षा मजबूत करने का एक और जरिया है। देखिए, ईरान का प्रभाव बढ़ रहा है, यमन में हूती विद्रोही लगातार खतरा बने हुए हैं, और अब इजराइल के साथ भी तनाव चरम पर है। माहौल तो गर्म है। ऐसे में सऊदी अरब अपनी रक्षा को लेकर फिक्रमंद है। हाँ। और जैसा हमने पहले कहा, शायद वो अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। तो क्या ये सऊदी अरब की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है? लगता तो ऐसा ही है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सऊदी अरब की रक्षा और विदेश नीति में एक अहम मोड़ हो सकता है। वो अमेरिका पर अपनी पारंपरिक निर्भरता कम करके अब क्षेत्रीय ताकतों के साथ, खासकर पाकिस्तान जैसी सैन्य शक्ति के साथ, अपने रिश्ते गहरे कर रहा है। अपनी स्वतंत्र विदेश नीति की तरफ एक कदम। हाँ, कह सकते हैं। ये रियाद को अपनी सुरक्षा व्यवस्था में विविधता लाने और किसी एक बड़ी शक्ति पर हद से ज्यादा निर्भरता से बचने में मदद कर सकता है। चलिए, ये तो हुई पाकिस्तान और सऊदी अरब की बात, उनके अपने अपने हित। लेकिन इस सब पर भारत की क्या नजर है? भारत सरकार ने कैसे रिएक्ट किया है? भारत सरकार की प्रतिक्रिया बहुत सधी हुई है, नपीतुली। विदेश मंत्रालय के जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं, रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि सरकार को इस घटनाक्रम की पूरी जानकारी है। उन्होंने ये भी माना कि ये समझौता कोई एकदम नया नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो पुराने रिश्ते हैं उन्हीं को एक औपचारिक रूप देता है। और उन्होंने कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके असर का बारीकी से अध्ययन करेगा। बारीकी से अध्ययन करेगा। डिप्लोमेसी में इन शब्दों का मतलब होता है कि मामला थोड़ा पेचीदा है ना? बिल्कुल। पर भारत को इतनी सतर्कता की जरूरत क्यों है, खासकर जब सऊदी अरब के साथ तो भारत के अपने रिश्ते भी काफी अच्छे चल रहे हैं? सतर्कता जरूरी है क्योंकि सऊदी अरब भारत के लिए एक बेहद अहम पार्टनर है, रणनीतिक भी, आर्थिक भी। सऊदी अरब ने पिछले कई सालों में भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में काफी निवेश किया है। हाँ, व्यापार तो बहुत है दोनों के बीच। बिल्कुल। वित्त वर्ष 2023-24 में ही करीब $43 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार था। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा। और इसमें तेल का आयात भी शामिल है, जाहिर है। हाँ, तेल का बड़ा हिस्सा है, लेकिन व्यापार के अलावा भी बहुत कुछ है। सऊदी अरब में करीब 27 लाख भारतीय रहते हैं, काम करते हैं। हाँ, भारतीय समुदाय बहुत बड़ा है वहाँ। और कूटनीतिक स्तर पर भी रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। 2006 में किंग अब्दुल्ला भारत आए थे, फिर 2010 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सऊदी गए थे। तब रियाद घोषणा हुई थी और रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला था। रणनीतिक साझेदारी, इसका क्या मतलब होता है असल में? मतलब ये कि रिश्ते सिर्फ लेन देन, व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, इन सब पर दोनों देश मिलकर काम करने को तैयार हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की 2016 की यात्रा के बाद से तो मुलाकातों और बातचीत का सिलसिला और भी तेज हुआ है। हाँ, हाल में G20 की टाइम पर भी वो IMEC कॉरिडोर की बात हुई थी, उसमें भी तो सऊदी अरब एक अहम कड़ी है। बिल्कुल।
तो रिश्ते काफी गहरे और बहुआयामी हैं। तो फिर जब रिश्ते इतने अच्छे हैं तो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के इस रक्षा समझौते से भारत को चिंता क्यों होनी चाहिए? यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। अतीत में जब भी भारत के आंतरिक मामलों की बात आई, जैसे जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, हाँ, तब पाकिस्तान के दबाव के बावजूद सऊदी अरब ने बहुत ज्यादा कड़ी या तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। अच्छा। और जब भी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, सऊदी अरब ने ज्यादातर दोनों पक्षों से बात की, संयम बरतने को कहा और किसी एक का खुलकर पक्ष लेने से बचा। एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। हाँ, इस संतुलित रवैये ने दिल्ली में रियाद के लिए एक विश्वास बनाया है। लेकिन अब ये नया समझौता, खासकर वो आपसी आक्रमण वाला क्लॉज, क्या ये उस संतुलन को बिगाड़ सकता है? यही वो सवाल है जिसका भारत बहुत सावधानी से मूल्यांकन करेगा। सैद्धांतिक रूप से इस क्लॉज का मतलब क्या है? अगर कल को भगवान न करे भारत और पाकिस्तान में कोई फौजी टकराव होता है, तो क्या सऊदी अरब इस क्लॉज के तहत पाकिस्तान की मदद करने को मजबूर होगा? या उल्टा, अगर सऊदी अरब का ईरान या यमन से कोई झगड़ा बढ़ता है तो क्या पाकिस्तान को उसमें कूदना पड़ेगा? बिल्कुल। इस क्लॉज के असली मायने क्या होंगे जमीन पर, यह अभी साफ नहीं है। ये सिर्फ कागज पर रहेगा या इसका कोई ठोस मिलिट्री असर भी होगा? भारत को यही देखना होगा कि कहीं ये समझौता भविष्य में उसके हितों के खिलाफ तो नहीं जाता। तो कुल मिला के मामला काफी नाजुक और जटिल है। एक तरफ भारत के सऊदी अरब से बढ़ते रिश्ते, दूसरी तरफ सऊदी अरब का पाकिस्तान से ये नया रक्षा गठजोड़। बिल्कुल, इसीलिए भारत की प्रतिक्रिया भी सतर्क है, संतुलित है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। देखना होगा कि ये समझौता आगे कैसे शक्ल लेता है और क्षेत्रीय समीकरणों पर इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो मोटी बात यह है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर दस्तखत किए हैं। इसमें सबसे अहम हिस्सा वो एक पर हमला, दोनों पर हमला वाला क्लॉज है। हाँ, और ये उनके दशकों पुराने पर ज्यादातर अनौपचारिक रक्षण सहयोग को एक औपचारिक और शायद ज्यादा मजबूत शक्ल देता है। और इसके दोनों देशों के लिए अपने अपने मतलब हैं। पाकिस्तान के लिए आर्थिक और रणनीतिक फायदे हैं, अपनी छवि चमकाने का मौका है। और सऊदी अरब के लिए ये ईरान और दूसरी क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने, अपनी सुरक्षा मजबूत करने और शायद अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश है। और भारत जिसके सऊदी अरब के साथ खुद के बहुत मजबूत रिश्ते हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए है और इसके लंबे समय के असर का अंदाजा लगा रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ से जो एक बड़ा सवाल आगे के लिए उठता है वो ये है कि क्या ये समझौता इस क्षेत्र में, पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन को सच में बदलेगा? ये अहम सवाल है। खासकर ईरान और इजराइल के साथ सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो जटिल रिश्ते हैं, उनको देखते हुए इसके क्या नतीजे होंगे? क्या हम यहाँ एक नए सुरक्षा ब्लॉक, एक नए गुट के बनने की शुरुआत देख रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आने वाले वक्त में नजर रखनी होगी और जिनका जवाब शायद हमें भविष्य में ही मिलेगा। और जैसा हमने शुरू में कहा था, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी जीएस पेपर 2, भारत के पड़ोसी, पश्चिम एशिया की भू राजनीति, इन सब के लिए ये टॉपिक सीधा सीधा जुड़ता है। हाँ, इसके अलग अलग पहलू, इसका ऐतिहासिक संदर्भ, पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए इसके मायने और खासकर भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, इन सब पर नोट्स बनाना और आगे के डेवलपमेंट्स को फॉलो करना बहुत फायदेमंद रहेगा। तो हमें उम्मीद है कि इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित इस चर्चा से आपको पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौते की एक गहरी समझ मिली होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही बातचीत सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा काम की लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी ऐसे विश्लेषण आप तक पहुँचते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और जिज्ञासु बने रहिए।